हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास ऑफ पॉलिनोमियल्स। हाँ, आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिनोमियल्स का आज मैं इंट्रोडक्शन देने वाली हूँ जो हर क्लास के लिए बेनिफिशियल है। चाहे आप किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं, चाहे आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ये वाला टॉपिक जो आज जो इंट्रोडक्शन होने वाला है पॉलिनोमियल्स का, वो हर किसी के लिए यूज़फुल रहेगा। इसके बाद आगे जब मैं फिर आगे इसकी स्टार्टिंग करूँगी तो वो मैं क्लास 10 के पॉलिनोमियल्स की स्टार्टिंग करने वाली हूँ। बहुत जल्दी से सीख लेते हैं कि पॉलिनोमियल्स क्या हैं, और इसकी जो मैंने कुछ चीज़ें लिखी हैं, जैसे पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, इन सब के बारे में आज हम बात करेंगे कि ये सब चीज़ें क्या होती हैं। उससे पहले सबसे ज़रूरी हमारा जानना ये है कि जो नाम हमने लिखा हुआ है पॉलिनोमियल्स, ये क्या होते हैं, पॉलिनोमियल्स होते ही क्या हैं। जब तक यही नहीं पता होगा कि पॉलिनोमियल क्या होते हैं, हम इनके बारे में कैसे बात कर सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम ये बात करने वाले हैं कि व्हाट आर पॉलिनोमियल्स। तो देखिए जल्दी से मैं आपको बता देती हूँ। पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं ना, कि इस तरह के एक्सप्रेशंस होते हैं जिनमें वेरिएबल्स होते हैं, है ना। एक्सप्रेशंस दैट आर द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स, ऐसे एक्सप्रेशन। अब एक्सप्रेशन क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एक साथ दिमाग में आती हैं कि कोई भी एक नया टॉपिक हम जब देख रहे हैं। देखिए वैसे तो ये नया नहीं है, पिछली क्लासेस से हम पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन जिन स्टूडेंट्स को ये नया लग रहा होगा वो उन्हीं को लग रहा होगा जिनको पिछली क्लास के कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हो पाए होंगे। लेकिन उसके लिए घबराने की तो कोई बात ही नहीं है ना, उमा मैम है आपको बताने के लिए हर चीज़। हाँ, तो मैं आज आपको यही बताने वाली हूँ ना कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, पूरा बेसिक लेवल से लेकर के जब से आपने पॉलिनोमियल्स के बारे में स्टार्टिंग की होगी तब से मैं आपको बताने वाली हूँ कि व्हाट आर पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, सब कुछ आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए पॉलिनोमियल्स का मतलब है कि ऐसे एक्सप्रेशंस जिनमें वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स होते हैं। जैसे कि आपने कभी देखे होंगे ना 2x + 3y + z, ये क्या है, इसको ना एक्सप्रेशन कहते हैं। ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स का मिक्सचर होकर चारों ऑपरेशंस में से कोई भी एक ऑपरेशन हो रहा हो, चाहे ऐड हो रहा हो, सब्ट्रैक्ट हो रहा हो, मल्टीप्लाई हो रहा हो या डिवाइड हो रहा हो, कुछ भी हो रहा होगा तो वो एक एक्सप्रेशन कहलाएगा, ठीक है। और जो एक्सप्रेशन होता है ना, इसी एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल कहते हैं। पॉलिनोमियल्स का मतलब है कि मैनी टर्म्स, ठीक है, ज़्यादा टर्म्स होती हैं तो वो पॉलिनोमियल कहलाता है। अब टर्म क्या होती है, टर्म वो होती है जो किसी एक प्लस या फिर माइनस के साइन की वजह से अलग अलग होती है, डिफरेंट होती है, मतलब सेपरेट हो रही हैं। सिर्फ और सिर्फ प्लस और माइनस के साइन की वजह से ही टर्म्स अलग होंगी, ठीक है। अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहे हैं, जैसे 2 और x जो है ना वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जब इस तरह से कुछ भी एक्सप्रेशंस हैं जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होंगे या फिर आपस में डिवाइड हो रहे होंगे तो वो एक ही टर्म मानी जाएगी, ठीक। इसमें देखिए ये जो 2 और x है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, बट दिस इज वन टर्म, ये सिर्फ एक ही टर्म है। इसको आप 2 और x को अलग अलग काउंट नहीं करोगे, दिस इज ओनली वन। अगर इस तरह से भी लिखा होता ना x/2, तब भी ये भले डिवाइड हो रहा है लेकिन फिर भी ये एक ही टर्म मानी जाती। तो यहाँ पर आपको बात समझ में आ गई कि क्या होते हैं टर्म्स। टर्म्स होती हैं जो अलग से, मतलब एक टर्म लिखी हुई है, चाहे उसमें मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हो रहा होगा वो चलेगा, लेकिन अगर प्लस या माइनस का साइन आ गया तो फिर वो टर्म जो दूसरी वाली आ जाएगी ना, वो दूसरी टर्म मानी जाएगी। जैसे ये 3y है, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम 2x। 2x एक टर्म है, 3y एक टर्म है और -z एक टर्म है। टर्म्स के बारे में जब भी हम बताते हैं तो उनके साइन लेकर बताते हैं। अगर पॉजिटिव है तो बोलने की ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर नेगेटिव है तो बताएंगे कि जो z टर्म है, जो वो -z है, वो टर्म कौन सी वाली है, थर्ड टर्म है, जिसको हम लिखेंगे -z। अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें कितनी टर्म्स हैं तो आप लिख दोगे 2x है, 3y है और -z है, इस तरह से बताओगे कि इसमें 3 टर्म्स हैं। तो अब आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कि टर्म्स किस तरह से अलग अलग देखी जाती हैं। तो ये हो गए आपकी टर्म्स की बात हो गई। टर्म्स जब अलग अलग होती हैं और वो एक साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट होती हैं, तब हम क्या बना देते हैं, एक पॉलिनोमियल बना लेते हैं। तो 2x + 3y -z, ये 3 टर्म्स जब एक साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट हुई तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन बना, और वो एक्सप्रेशन ही पॉलिनोमियल कहलाता है। समझ में आ गई बात यहाँ तक कि क्या होते हैं पॉलिनोमियल्स। अब ये तो पता चल गया कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। अब हमें ये देखना है कि पॉलिनोमियल्स क्या नहीं होते हैं, है ना। ऐसा तो नहीं है कि x तो x y z जो भी, मतलब ये जो, हाँ, वेरिएबल्स, ये तो मैं आपको बोलना भूल ही गई।
व्हाट आर वेरिएबल्स? वेरिएबल का मतलब क्या होता है? ऐसी कोई भी टर्म, ऐसी कोई भी चीज़ जिसकी वैल्यू वेरी करे। वेरी करने का मतलब बदले, अलग अलग हो। कोई एक आप क्वेश्चन कर रहे हो, उसमें आपने एक्स की वैल्यू, आपने क्वेश्चंस किए होंगे ना पिछली क्लासेस में भी। एक क्वेश्चन आप कर रहे हो उसमें एक्स की वैल्यू 2 आ रही है, तीसरा क्वेश्चन कर रहे हो उसमें एक्स की वैल्यू 10 आ रही है, कभी एक्स की वैल्यू कुछ आ रही है तो कभी कुछ आ रही है। तो इसका मतलब क्या है? एक्स जो है वो एक ही वैल्यू पर नहीं रुका हुआ है ना, उसकी वैल्यूज चेंज होती रहती हैं। तो ऐसी कोई भी चीज़ जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, दैट इज कॉल्ड अ वेरिएबल। तो हम क्या करते हैं ना, ये जो अल्फ़ाबेट लेटर्स होते हैं A to Z, इन्हीं में से किसी को भी वेरिएबल मान लेते हैं। और मोस्ट कॉमन यूज़ होने वाला जो वेरिएबल होता है वो x होता है। अदरवाइज आपको जो अच्छा लगता है आप वो मानकर अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जो क्वेश्चन में अगर पहले से ही कुछ लिखा होगा XYZ, तो आपको फिर वही मानना है, उसमें तो फिर आपका कोई चॉइस नहीं है। हम जब कोई क्वेश्चन आ जाते हैं कि लेट द वेरिएबल बी XYZ, तो जो आपका मन करे मानिए। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया व्हाट आर वेरिएबल्स। अब मैं आपको कांस्टेंट भी बता देती हूँ कि कांस्टेंट्स क्या होते हैं। तो वेरिएबल्स आपको पता चल गए क्या होते हैं। देखिए ये पूरी नींव है भाई पॉलिनोमियल्स की, टर्म्स, वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स। जब तक फाउंडेशन अच्छा नहीं होगा तब तक घर कैसे अच्छा बनेगा, है ना। अगर कोई घर बन रहा है और उसकी जो फाउंडेशन हम डाल रहे हैं, जो नींव डाल रहे हैं, अगर वही कच्ची रह गई, उसी को अच्छे से नहीं बनाया, तो फिर घर कितना भी ऊंचा बना लीजिए, कितने दिन तक चलेगा और कितनी मजबूती रहेगी, ये आप खुद सोचिए। फिर हर घर की मजबूती, हर चीज़ की मजबूती उसकी नींव से निर्धारित होती है, उसके फाउंडेशन से। फाउंडेशन स्ट्रांग होगा तो चीज़ सालों साल चलेगी, ज़िंदगी भर चलेगी। तो यही बात होती है आपकी भी पढ़ाई में, चाहे कोई भी सब्जेक्ट पढ़िए आप, फाउंडेशन अच्छा होना चाहिए। फाउंडेशन अच्छा बन गया तो फिर आपको लाइफ में सक्सेसफुल होने से कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि आपको सब कुछ पता है। और जिसको सब कुछ पता है वही स्मार्ट है और वही आगे बढ़ पा रहा है। तो सोच लीजिए आगे बढ़ना है कि वहीं बैठे रहना है, ये आपकी मर्जी है। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं? जो भी A to Z हम जो कुछ भी मान लेते हैं, ले लेते हैं, वो वेरिएबल्स कहलाते हैं। उनको हम वेरिएबल कहते हैं जिनकी वैल्यू वेरी करती है। वैल्यू उनकी क्या करती है? वेरीज। ठीक है, तो वेरी, जो वेरी एक वर्ड होता है ना इंग्लिश में, वेरी का मतलब होता है अलग अलग, उसी से बना है वेरिएबल्स। इसके बाद आ गए कॉन्स्टेंट्स। अब कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं भाई? कॉन्स्टेंट्स वो होते हैं जिनके साथ कोई भी वेरिएबल मल्टीप्लाई या डिवाइड कुछ भी नहीं हो रहा है। एक अकेला नंबर कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या है? एक जैसा, रुका हुआ, वहीं का वहीं, वैसा का वैसा, वो बदलेगा नहीं। ठीक है, जैसे माँ बाप का विचार होता है अपने बच्चों के लिए कि हम इनसे हमेशा प्यार करते हैं और हमें इनकी ज़िंदगी को जितना हो सके अच्छा बनाना है, ये उनका विचार मरते दम तक कांस्टेंट रहता है, वो बदलता नहीं है। अपने बच्चों के लिए किसी भी माँ बाप का विचार कभी भी बदलता नहीं है, वो कांस्टेंट रहता है। तो ऐसे ही कुछ मैथ्स में जो हम एक्सप्रेशंस पढ़ते हैं, पॉलिनोमियल्स पढ़ते हैं, वहाँ पर भी आते हैं कांस्टेंट्स। और वो कांस्टेंट्स क्या होते हैं? नंबर्स। जितने भी हम नंबर्स पढ़ते हैं वो सारे के सारे कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, जितने भी टाइप के आपने अभी तक नंबर पढ़े होंगे, चाहे फ्रैक्शनल हो, चाहे डेसिमल हो, चाहे नेचुरल हो, चाहे होल हो, चाहे इंटीजर हो, कुछ भी हो, अगर वो अकेला नंबर लिखा है, जैसे 2 लिखा है, या फिर 1/6 लिखा है, या फिर 8.5 लिखा है, या फिर √2 ही क्यों नहीं लिखा है, कुछ भी लिखा होगा, ये सब कांस्टेंट कहलाएंगे अगर इनके साथ कोई वेरिएबल मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं हो रहा होगा तो। ठीक है, जैसे एक एक्सप्रेशन है, मान लिया इस एक्सप्रेशन में मैं लिखती हूँ x² + 6y + 2, ये एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। ठीक, सबसे पहले तो आप मुझे ये बता दीजिए कि इस एक्सप्रेशन में कितने वेरिएबल्स हैं। इस एक्सप्रेशन में कितने वेरिएबल्स है? एक x है और एक y है, 2 वेरिएबल्स हैं, है ना। टर्म्स कितनी है इसमें जल्दी से देख के बता दीजिए भाई। टर्म्स कितनी है? एक x² टर्म है, एक 6y टर्म है और एक 2 टर्म है। 3 टर्म्स है, यानी कि इसमें 3 टर्म्स में से आपने देखा पहली टर्म में वेरिएबल है, दूसरी टर्म में भी वेरिएबल है, पर तीसरी टर्म में कोई वेरिएबल नहीं है, यानी कि 2 जो है अकेला है। और जो अकेला है मतलब इसकी वैल्यू चेंज नहीं होने वाली। 2 का काम 2 ही करेगा। ऐसा तो नहीं है आप लिख 2 रहे हो और काम कर रहे हो 3 वाला या 5 वाला, नहीं ना, 2 तो 2 ही रहता है। तो इसका मतलब क्या है कि 2 ही है कांस्टेंट, यानी कि किसी भी एक्सप्रेशन में कोई ऐसा नंबर लिखा है जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, वो कांस्टेंट कहलाता है।
उसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है, वो वैसा का वैसा ही रहेगा। जैसे x और y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बदल सकती है, लेकिन 2 की वैल्यू नहीं बदल सकती है। x की वैल्यू ज़रूरी नहीं है एक ही वैल्यू होगी यहाँ पर, x की कोई 2 वैल्यूज़ भी हो सकती हैं जो इस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई कर दे, लेकिन 2 तो 2 ही रहेगा। तो जो जैसा का है वैसा का वैसा ही रहेगा, वो है कांस्टेंट। तो यहाँ पर बात हो गई कांस्टेंट्स की। अब ये मैंने आपको बता दिया कि एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, उनमें टर्म्स कैसे देखी जाती हैं, उनके वेरिएबल्स को क्या मतलब वेरिएबल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट्स क्या होते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। तो और इस तरह के जो एक्सप्रेशंस लिखे होते हैं उन्हीं को पॉलिनोमियल्स कहते हैं, मैंने आपको ये भी बता दिया। अब मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये बताना चाहती हूँ कि पॉलिनोमियल्स कौन सी एक्सप्रेशंस को नहीं कहते हैं। देखिए, एक्सप्रेशन तो कुछ भी बन सकता है, कैसे भी बना दीजिए आप। एक्सप्रेशन को ऐसे भी बना सकते हो 1/x + 2 और 1/x² + y², कुछ भी, ये सब एक्सप्रेशन कहलाएंगे, ठीक है, ये सारे भी एक्सप्रेशन कहलाएंगे। पर कौन से एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं कहला सकते, उसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। देखिए भाई, तो जो भी वेरिएबल्स के साथ में जब आप कुछ भी उसका कॉम्बिनेशन बनाकर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कुछ भी करके लिख देते हैं, दैट आर कॉल्ड एक्सप्रेशंस, बट विच आर नॉट कॉल्ड पॉलिनोमियल्स आर द एक्सप्रेशंस लाइक दिस। इस तरह के एक्सप्रेशंस जिनमें जो वेरिएबल है वो डिवाइड में हो, या फिर वेरिएबल के ऊपर अंडर रूट में कुछ लिखा हो, तो ऐसे एक्सप्रेशंस को हम पॉलिनोमियल्स नहीं कहते हैं, ठीक है। ऐसे कोई भी एक्सप्रेशन जिसके ऊपर अंडर रूट हो या फिर उसकी पावर माइनस में हो या -2 कुछ भी पावर हो, या वो डिवाइड में लिखा हो, तो इस तरह के एक्सप्रेशंस को पॉलिनोमियल नहीं कहते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो पहले ये समझ ली हमने कि पॉलिनोमियल्स क्या नहीं है। ये जो हैं ये पॉलिनोमियल्स नहीं कहलाते हैं, ठीक है। और इस तरह के जो भी होंगे, जो ऊपर होंगे, चाहे उसमें कितने भी, चाहे 100 पावर क्यों ना हो, एक्सप्रेशंस तो बन जाते हैं, पर हर एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होता है। हाँ, हर पॉलिनोमियल एक एक्सप्रेशन होगा, पर हर एक्सप्रेशन एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो ये बात ध्यान रखनी है कि पॉलिनोमियल का मतलब होता है एक्चुअल में, पॉली मतलब बहुत सारी, नोमियल्स मतलब टर्म्स, बहुत सारी टर्म्स जहाँ बनती हैं वहाँ पे उसको हम पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक है। और इस तरह से जो एक्सप्रेशंस लिखे होते हैं, चाहे डिवाइड में हो, चाहे उसकी पावर माइनस में हो, चाहे अंडर रूट लगी हो उसके ऊपर, तो फिर वो पॉलिनोमियल्स नहीं कहलाते। तो ये बात हो गई पॉलिनोमियल्स होने ना होने की। और उसके थोड़े जो बेसिक चीज़ें जो पिछली क्लासेस से आपने बहुत बार इनको समझा पढ़ा होगा, वो मैंने फिर से आपको बताया इन चीज़ों को दिमाग में क्लियर करने के लिए, ठीक है। अब हम आ जाते हैं कि जो चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं आज, वो उसके ऊपर कि पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, और ये सब क्या होता है, ये हम अब पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अब हमने ये समझ लिया कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं और उनको कैसे पहचानते हैं कि कौन से वाले एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल बोलेंगे, है ना। जब तक यही नहीं पता होगा कि पॉलिनोमियल होता क्या है, तो उसके आगे की चीज़ें हम कैसे पढ़ सकते हैं, तो वो हमने अब सीख लिया। अब हम देखने वाले हैं ये सारी चीज़ें। देखिए, इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन वही चीज़ का होता है जो चीज़ आपने पहले से पढ़ चुकी होती है। मतलब ये सारी बातें ना आप क्लास 9 में पढ़कर आ चुके हैं, वही आपकी बुक में इंट्रोडक्शन है। आप जो भी चैप्टर स्टार्ट करते हैं, हर चैप्टर की स्टार्टिंग में एक इंट्रोडक्शन होता है। वो इंट्रोडक्शन आपको यही याद दिलाता है कि आप पिछली क्लास में ये सब पढ़कर आए थे। तो ये जो लिस्ट मैंने बनाई हुई है, ये क्लास 9 की लिस्ट है, और इससे पहले जो मैंने आपको बताया वो 7-8 क्लासेस का था। तो वो सब मैंने आपको थोड़ा थोड़ा करके बताया। होता बहुत कुछ है, जैसे आपने नाम सुने होंगे मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स, तो वो अलग अलग चीज़ें होती हैं। पॉलिनोमियल्स के टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स होते हैं वो, ठीक है। तो ये इतना तो आपको याद होगा। मोनोमियल क्या होता है, जिसमें एक टर्म होती है, बाइनोमियल जिसमें 2 टर्म्स होती हैं, ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म्स होती हैं, एक क्वाड्रिनोमियल भी होता है जिसमें 4 टर्म्स होते हैं। अब ये मत बोलना कि पॉलिनोमियल में 5 टर्म होती हैं। बच्चे ज़्यादातर यही कंफ्यूज हो जाते हैं कि मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल, तो 5 टर्म वाला हो गया पॉलिनोमियल। ऐसा नहीं होता है, सारी के सारे जितने भी टर्म्स वाले एक्सप्रेशंस होते हैं वो सब पॉलिनोमियल्स ही होते हैं, ठीक है। तो अब ज़्यादा वेट ना करते हुए हम देख लेते हैं डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। सबसे पहले हम एक पॉलिनोमियल लिख लेते हैं। मान लिया मैंने लिख लिया x² + 2xy + 7z3। मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा है। देखिए इसमें कितनी टर्म्स हैं, जल्दी से बता दीजिए। जैसे ही आपको पॉलिनोमियल दिखे या कुछ भी एक ऐसी चीज़ जो आप पढ़ रहे हैं दिखे, उससे रिलेटेड आपने जो कुछ भी पिछली क्लासेस से पढ़ा हुआ है सब कुछ एक बार फटाफट अपने दिमाग में फ्लैशबैक में चला लेना चाहिए, ताकि अच्छे से क्वेश्चन हमें समझ में आए और हर चीज़ दिखे।
तो इसीलिए मैंने आपको अभी भी इंट्रोडक्शन में सब कुछ बता दिया। देखिए इसमें कितनी टर्म्स हैं, इसमें 3 टर्म्स हैं। सबसे पहले हमने ये समझ लिया ये एक पॉलिनोमियल है, हाँ है, क्योंकि इसमें ना तो कोई पावर माइनस में है, ना कोई अंडर रूट है, ना डिवाइड में है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो पॉलिनोमियल ना होने की कैटेगरी में आता हो। तो ये एक पॉलिनोमियल है। इसमें कितनी टर्म्स हैं, फिर हमने ये काउंट कर ली, 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म्स हैं। इसमें कितने टोटल वेरिएबल्स हैं, इसमें एक x वेरिएबल है, एक y वेरिएबल है और एक z वेरिएबल है, 3 वेरिएबल्स हैं। कोई कांस्टेंट है नहीं है। हाँ, एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहती हूँ, कोएफिशिएंट्स। कोएफिशिएंट क्या होता है? कोएफिशिएंट एक ऐसा नंबर होता है जो वेरिएबल के साथ में मल्टीप्लाई हो रहा होता है। जैसे ये एक एक्स स्क्वायर पूरी की पूरी एक टर्म है, ये एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स वेरिएबल है। यहाँ पर एक्स के साथ में आगे कौन सा नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है? यहाँ पर तो कोई नंबर मल्टीप्लाई होता दिख नहीं रहा, इसका मतलब इसका कोएफिशिएंट है 1। इधर देखा सेकंड टर्म में, यहाँ पर एक्स वाई वेरिएबल्स हैं, इनके साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? 2। तो 2xy का क्या होगा? कोएफिशिएंट। और z क्यूब है, यहाँ पर z क्यूब के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? 7। तो z क्यूब का कोएफिशिएंट है 7। तो हर टर्म का अपना अलग अलग कोएफिशिएंट होता है। ये बात पता चल गई? ठीक है, तो ये एक चीज़ रह गई थी जो मैंने आपको बता दी। अब हम देख लेते हैं कि इसमें टर्म्स हैं 3। हमें क्या पता करना है कि एक पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, ये हमें पता करना है। डिग्री पता होने के लिए हमें उसकी सारी पावर्स को देखना होता है। ठीक है, पूरे पॉलिनोमियल में हर एक अलग अलग टर्म की क्या क्या पावर है हम वो देखते हैं। तो देखिए भाई, इसमें 3 टर्म्स है। पहली टर्म की पावर है 2, दूसरी टर्म की पावर कितनी होगी? अब आप बोलोगे ना तो x पे कोई पावर है ना y पे, तो 1 है पावर। नहीं, जब पावर ऐसे काउंट करेंगे ना तो जितने भी वेरिएबल एक साथ मल्टीप्लाई हो रहे होंगे एक टर्म में, उन सब की पावर ऐड हो जाती है। जैसे x की पावर 1 है और y की पावर 1 है, तो इस पूरी टर्म की पावर हो जाएगी 2। ठीक है, क्योंकि भाई ये दोनों एक साथ युद्ध लड़ने निकले हैं ना, x और y एक साथ युद्ध लड़ने निकले हैं, तो जितनी पावर x की और जितनी पावर y की वो दोनों ऐड हो गई तो युद्ध में काम आएंगी, तो पावर हो जाएगी 2। और तीसरी जो टर्म है ये 7z क्यूब, इसमें z की पावर है 3। मतलब हमारे पास 3 टर्म्स हैं, 3 टर्म्स में से एक टर्म की पावर 2 है, एक की पावर 2 है और एक की पावर 3 है। हमने देखा कि सबसे ज़्यादा वाली पावर कौन सी है? सबसे ज़्यादा वाली पावर है ये 3। ठीक, तो जो सबसे ज़्यादा वाली पावर होती है, जो ग्रेटेस्ट पावर ऑफ अ पॉलिनोमियल होती है, उसी को कहते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ये जो 3 है ना, ये 3 ही इस पॉलिनोमियल की डिग्री है। आप लिख दोगे डिग्री इज 3। इस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है। आपको और कुछ भी नहीं करना है, ना तो आपको उसकी कोई टर्म से मतलब, ठीक है, ना उसमें कितनी टर्म्स लिखनी है इससे मतलब, ना उसके साइन से मतलब, कुछ भी नहीं देखना। बस ये देख लेना है कि सबकी पावर्स को हमें देखना है और जो सबसे ज़्यादा बड़ी वाली पावर होगी वही उसकी डिग्री कहलाएगी। अब देखिए ये थोड़ा सा इजी था, मैं एक आपको टिपिकल सा क्वेश्चन देती हूँ, फिर उसमें मुझे देखकर बताना कि उसकी डिग्री कितनी है। देखिए भाई, ये मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा है, एक पॉलिनोमियल लिखा है जिसमें फिर से मैंने 3 टर्म्स ही लिखी हैं, और अब आपको मुझे बताना है कि इसकी डिग्री कितनी है। आपने तुरंत याद किया कि हाँ, डिग्री बताना है, मतलब हमें ग्रेटेस्ट पावर देखनी है। तो हमें ग्रेटेस्ट पावर देखने के लिए हर एक टर्म की पावर देखनी है। हमने देखा कि पहली टर्म जो है 72x टू द पावर 10 है, यहाँ पर x की पावर 10 है। इधर देखा x की पावर 5 है, यहाँ y की पावर 9 है और यहाँ पर t की पावर 8 है। तो आपको क्या देखने वाले हो इसमें बताओ मुझे? पावर कैसे बताओगे? ग्रेटेस्ट पावर कैसे बताओगे? क्या आप मुझे बताने वाले हो कि ग्रेटेस्ट पावर 10 है? क्या आप मुझे ये बोलने वाले हो कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री 10 है? तो नहीं है, इसकी डिग्री 10 नहीं है। इसकी डिग्री कितनी होगी बताइए? डिग्री निकालने के लिए अभी अभी मैंने आपको बताया था। हाँ, जिन बच्चों ने सही निकाल लिया उनसे मैं कुछ नहीं कह रही हूँ। आप ये मत सोचिए मैम हमने तो सही सोचा है फिर भी आप गलत बोल रही हो। जिनको अगर ये 10 लगा उनको मैं बता रही हूँ, जिनको सही पता है वो भी अभी आंसर देख लेंगे, अपना चेक कर लेंगे। तो देखिए भाई, अभी अभी मैंने आपको यहाँ पर भी बताया था कि अगर किसी भी टर्म में जो 2 या 3 जितने भी वेरिएबल्स अगर एक साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, है ना। यहाँ पर तो एक ही वेरिएबल है इस वाली टर्म में जिसकी पावर 10 है, जो आपको सबसे बड़ी दिख रही है। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 वेरिएबल्स हैं जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक x और एक y। जहाँ पर x की पावर कितनी है 5, y की पावर कितनी है 9। जब 5 और 9 को आप ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा 14, है ना।
अब बताओ कौन से वाले टर्म की पावर सबसे बड़ी है, हो गई ना इसकी, और सबसे बड़ी पावर कितनी है 14, यानी कि इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री है 14। आई बात समझ में? बिल्कुल। तो ये बात हो गई डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल की। आई होप अब आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री कैसे देखते हैं, है ना। डिग्री हो गई। अब बात आती है लीनियर पॉलिनोमियल की कि व्हाट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल के आप नाम में देखिए, यहाँ पर एक नाम में लीनियर में आ रहा है लाइन, ठीक है। लाइन का मतलब सिंगल, एक। तो एक से हमें ये समझ में आ रहा है कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री होती है 1, ठीक। ऐसा कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होगी दैट विल बी कॉल्ड अ लीनियर पॉलिनोमियल। डिग्री 1 वाला होगा लीनियर पॉलिनोमियल। अब डिग्री 1 वाला लीनियर पॉलिनोमियल कैसे लिखें? एग्जाम्पल लिखना एक ज़रूरी है ना भाई, कुछ भी पता होना चाहिए, एग्जाम्पल पता होना चाहिए। तो कैसे लिखें फिर? एक लिख लेते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। आपको क्या ध्यान रखना है कि उसकी डिग्री 1 होनी चाहिए। डिग्री का मतलब क्या है? ग्रेटेस्ट पावर 1 होनी चाहिए। इसका मतलब अगर ग्रेटेस्ट पावर ही 1 है तो ये 2, 3, 4, 5, 10 कुछ भी नहीं आना चाहिए, है ना। 1 के अलावा मतलब इस वेरिएबल एक अकेला लिखा होगा, उसके ऊपर कोई पावर नहीं होगी तो उसकी 1 मानी जाएगी। बस ऐसे लिखना है। तो हमने लिख दिया 2y + 3, लो ये लिख दिया, हमने लिख दिया एक लीनियर पॉलिनोमियल। ये कैसा पॉलिनोमियल हो गया? लीनियर हो गया, क्योंकि इसमें मैंने यहाँ पे एक ही वेरिएबल लिया। आप चाहें तो यहाँ मान लो आप 3 के साथ भी एक वेरिएबल ले लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों के साथ एक वेरिएबल है और दोनों ही वेरिएबल की जो पावर है वो 1 है। 1 है मतलब इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है, क्योंकि ग्रेटेस्ट पावर यही है, तो यही इसकी डिग्री है। तो डिग्री जितनी है 1 है तो वो कैसा हो गया? लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। यानी कि ये पॉलिनोमियल जो है ये लीनियर पॉलिनोमियल है। क्लियर है? अब अगर आपको लीनियर पॉलिनोमियल समझ में आ गया तो आपको ये अगले वाले दो भी अपने आप समझ में आ जाएंगे कि व्हाट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसकी डिग्री 2 होती है, मतलब ग्रेटेस्ट पावर 2 होगी। जैसे कि मैंने लिख दिया ax² + bx + c, इस तरह का मैंने एक ये पॉलिनोमियल लिख दिया है, ठीक है। इसमें आप देखिए कि 3 टर्म्स हैं, एक ax² है, एक bx है और एक c है। तो इसमें से एक है ax², एक है bx और एक है c। अब देखिए इनमें से वेरिएबल, देखिए x वेरिएबल है, a b c जो है ना वो कॉन्स्टेंट्स है, यहाँ पर कॉन्स्टेंट, इनको नंबर्स माना जा रहा है, रियल नंबर्स माना जा रहा है। x² है वेरिएबल, इसके ऊपर मतलब पावर 2 लगी हुई है। यहाँ पर भी x वेरिएबल है, इसकी पावर 1 है और यहाँ पर अभी कोई वेरिएबल नहीं है। तो अब आपने देखा कि सबसे बड़ी वाली पावर तो यही है, 2 है। इससे बड़ा तो कोई पावर वाला कोई टर्म है ही नहीं, कोई एक्सप्रेशन यहाँ पर कुछ ऐसा बन ही नहीं रहा है। इसका मतलब ये वाला जो पॉलिनोमियल है ये कैसा पॉलिनोमियल है? ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, जिसकी डिग्री 2 है, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसमें मैंने सिंगल वेरिएबल वाला बनाया है, दोनों तरफ x ही है। आप चाहे कितने भी इसमें वेरिएबल हो वो एक अलग बात होगी कि सिंगल वेरिएबल 1 वेरिएबल वाला। हम यहाँ पर सिर्फ अभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं, जिसमें वेरिएबल तो कितने भी हो सकते हैं लेकिन ग्रेटेस्ट पावर 2 होनी चाहिए। ग्रेटेस्ट पावर 2 होगी यानी कि डिग्री 2 होगी तो हम उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। अगर सबसे बड़ी वाली पावर यानी कि डिग्री 1 होगी तो वो लीनियर पॉलिनोमियल बोला जाएगा। और सिर्फ ऐसे ही उसी हिसाब से क्यूबिक पॉलिनोमियल कौन सा होगा? जिसकी डिग्री होगी 3, ठीक है। जिसकी डिग्री 3 होगी वो होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। डिग्री 3 वाला पॉलिनोमियल कहलाता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये तो बात हो गई अब कि पहली बात हमने पता कर लिया डिग्री क्या होती है, फिर डिग्री के हिसाब से 1, 2, 3 के हिसाब से उनके नाम देख लिए। जिसकी डिग्री 1 है वो लीनियर है, जिसकी डिग्री 2 है वो क्वाड्रेटिक है, जिसकी डिग्री 3 है वो क्यूबिक है। अब हम देख लेते हैं व्हाट इज कॉल्ड अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल का जीरो का क्या मतलब होता है? मतलब मैंने बोला जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, तो आप कहेंगे पॉलिनोमियल का जीरो मतलब ये पॉलिनोमियल लिखा है इसका जीरो। जीरो तो जीरो होता है, जीरो क्या होता है? वैसे तो हम क्लास 10 में पढ़ चुके हैं कि जीरो क्या होता है, लेकिन हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि जीरो क्या होता है। तो देखिए भाई, किसी भी पॉलिनोमियल का ज़ीरो क्या होता है? एक्चुअल में एक ऐसी वैल्यू होती है जो उस पूरे पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करे। मतलब अगर मैंने ये लिख दिया, देखिए किसी भी पॉलिनोमियल को ऐसे p और उसका जो भी वेरिएबल होता है उसको ब्रैकेट में लिखकर डिनोट करते हैं। जैसे अगर मैंने यहाँ पर x लिखा है मतलब मैं x वाला पॉलिनोमियल ही लिखने वाली हूँ, ठीक है। तो x वाला पॉलिनोमियल लिख रही हूँ, मान लिया मैंने लिख दिया 2x² + 3x + 1, ये मैंने लिख दिया।
अब मुझे क्या करना है, मुझे एक ऐसी वैल्यू पता करनी है x की जिसको मैं यहाँ पर पुट करूँ। जब मैं x की वैल्यू इस पॉलिनोमियल में पुट करूँ तो आंसर आ जाए 0। ठीक है, तो पॉलिनोमियल का 0 क्या कहलाएगा? ये 0 नहीं कहलाएगा। पॉलिनोमियल का 0 वो x की वैल्यू होगी जो इसको 0 बना रही है। पॉलिनोमियल में जो भी वेरिएबल है उस वेरिएबल की एक ऐसी वैल्यू जो जब उस वहाँ पर पुट की जाए, उसके हिसाब से उसको सॉल्व किया जाए तो आंसर आ जाए 0। ठीक है, आंसर 0 आ जाता है तो वो वैल्यू 0 कहलाती है। इस बात का ध्यान रखना है, 0 को 0 नहीं कहते हैं यहाँ पर। अब आप सोचेंगे ये कैसी बात है भाई, 0 को 0 नहीं कहते हैं। यहाँ पर 0 उसे कहते हैं जो 0 बना देता है। आई बात समझ में? बहुत ध्यान से समझ लीजिए इस चीज़ को। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इस नाम को लेकर कि 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है। उनको लगता है जो पॉलिनोमियल का 0 आ गया वो उसका 0 है। वो 0 नहीं है, उसकी वैल्यूज़, उसका सोल्यूशन जो निकलेगा। ठीक, कोई भी अगर आपने पॉलिनोमियल लिखा हुआ है उसकी जगह में जो भी वेरिएबल्स हैं उनकी जो एक्चुअल वैल्यूज़ होती हैं जो इसको 0 बना देंगी, तो वो जो वैल्यूज़ होती हैं वो उनके सोल्यूशंस होते हैं। एक्चुअल में क्या होते हैं, वो उनके सोल्यूशंस होते हैं। तो वो सोल्यूशन जो होता है उसी को हम 0 कहते हैं। अब किसी पॉलिनोमियल के कितने 0 हो सकते हैं उसके बारे में भी मैं आपको बाद में बताऊंगी कि आप पॉलिनोमियल को बस देखते ही 1 सेकंड में ये बता दोगे कि इसके कितने 0s निकलेंगे। मैं एक लिख रही हूँ पॉलिनोमियल जो लीनियर पॉलिनोमियल है, जिसको मैं बहुत ईजी आपको तरीके से बता रही हूँ कि 0 कैसे निकालते हैं। जैसे मैंने एक पॉलिनोमियल लिख लिया px इज इक्वल टू, लिख लिया मैंने 2x + 3। ठीक है, मुझे क्या करना है, इस पॉलिनोमियल का 0 निकालना है। 0 निकालने का मतलब क्या है, मुझे एक x की ऐसी वैल्यू निकालनी है जिसको यहाँ पर पुट करने पर, पूरा सॉल्व करने के बाद 0 आ जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, क्योंकि मुझे तो 0 ही लाना है ना, तो मैं इसी को 0 के इक्वल में लिख लूँगी कि लो भाई तुम ही 0 के इक्वल बैठो और अब तुम्हें हमें अपनी वैल्यू निकाल कर बताओ। तो अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है। एक्चुअल में क्या है, मुझे तो x की वैल्यू निकालनी है। किसी भी पॉलिनोमियल के 0 का मतलब ये होता है कि उसके वेरिएबल की इस पॉलिनोमियल में क्या वैल्यू आएगी। वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विल बी कॉल्ड द 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल। आई बात समझ में? तो देखिए मेरे को x की वैल्यू निकालनी है। मैं लिखूंगी 2x इज इक्वल टू -3। ये 3 प्लस था, उधर जाके हो गया माइनस, और अब x इज इक्वल टू -3/2। ये 2 यहाँ पर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर आगे आ गया डिवाइड में। मतलब x की वैल्यू कितनी है, -3/2। तो जो ये -3/2 निकला है ना, ये इस पॉलिनोमियल का 0 है। ये जो -3/2, देखिए इसमें हम पुट करके देख लेते हैं। 2 लिख दिया और x की जगह मैं रख दूंगी -3/2, क्योंकि मैंने अभी x की वैल्यू यही निकाली है। -3/2 लिख दूंगी और ये +3 लिखा है। अब देखिए ये वाली जो टर्म है यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचा -3 और वो +3। -3 + 3 हो गया ना 0। तो मैंने जब x की वैल्यू -3/2 रखी तो और सॉल्व करने के बाद 0 आ गया। इसका मतलब इस पॉलिनोमियल का 0 क्या है, -3/2 है, x की वैल्यू है। और सीधे शब्दों में कहा जाए तो जो भी एक वेरिएबल आपके पॉलिनोमियल में है उसकी जो वैल्यू होगी वही उस पॉलिनोमियल का 0 कहलाएगा। इतनी बात समझ में आ गई कि किसी भी पॉलिनोमियल का 0 क्या होता है। उस पॉलिनोमियल में जो भी वेरिएबल हैं उन वेरिएबल की वैल्यू जो है, जिस वैल्यू को रखने के बाद पॉलिनोमियल सॉल्व करने के बाद 0 आ जाए, वो वैल्यू को कहते हैं 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल। आई होप मैंने बहुत बार बोल कर आपको ये चीज़ समझा दी होगी। अगर आपको अच्छे से समझ में आ गई है तो अच्छे से और समझ लीजिए, या नहीं समझ में आया तो फिर से पूछ लीजिए। आगे का टॉपिक हम फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तब तक ये इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ लीजिए। जो भी टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, जब तक उसके बारे में उसका इंट्रोडक्शन ही हमें नहीं पता होगा, हम आगे उसके बारे में कैसे जानेंगे, है ना। किसी इंसान से मिलते हैं आप, कुछ भी किसी से भी मिलते हैं, कहीं भी जाते हैं, जब तक आपको उसकी पिछली बातें अच्छे से नहीं पता होंगी तब तक आगे कैसे रिश्ता अच्छा बनेगा। तो यही बात है सारी आपके सब्जेक्ट्स की भी। और यहाँ पर रिश्ता हम बनाने वाले हैं पॉलिनोमियल्स के साथ में, तो उनका पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन है। पिछले पॉलिनोमियल्स कैसे थे, पिछली क्लासेस में ये क्या करते थे, उसके बारे में पूरा का पूरा मैंने आज आपको बताया है। अब आगे हम इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए इसे समझिए।
और अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।